Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Uh, Students, today we are going to uh, introduce Chapter 1 of Macroeconomics Theories and Policies by Richard.T. Froyen, and I am Professor Dr. Syeda Azra Batool. I am working as a professor of economics at the School of Economics, Bahazun Zagri University, Bhutan. So it is not though easy to understand macroeconomics, but if it is well read and studied, there is no reason that you cannot understand. So there is a chain of events and the chains of theories that enhance your knowledge about economics. So I will try my level best to get you understand what I want you to understand. So because this is introduction to macroeconomics, and you know that first of all, we should define economics and macroeconomics. As we know that economics definition was first propelled by many economists, including Alfred Marshall. According to Alfred Marshall, economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. So, students, there are many different words which are to be understood. First of all, this definition says that this is economics is the study of mankind. यानी ये इंसानों के बारे में ये आपको बताता है. एंड ऑर्डिनरी बिजनेस यानी आम जो बिजनेस ऑफ लाइफ है, रोजमर्रा के मामूलात हैं, ये सब्जेक्ट जो है वो उससे मुताल्लिक है. इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन. दो चीजें हैं, ये स्टडी करता है अफराद की और सोशल एक्शन की विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द. और ये एक्शन जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के हैं ये क्या हैं, ये मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं विद द व्हाट, विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल. यानी इसका तल्लक ये है कि इंसान की वेलबींग के से रिलेटेड जो मटेरियल ज़रूरियात हैं उनको कैसे हासिल करना है और उनको इस्तेमाल कैसे करना है. तो पता चला कि ये इंसानों की जो वेलबींग की ज़रूरियात हैं उनको हासिल करने और उनको इस्तेमाल करने से मुतल्लिक अफराद और सोसाइटी एज अ होल के एक्शन के बारे में ये हमें बताता है. Now the question is, what is macroeconomics? As we know that macro means bigger, micro means smaller. So macroeconomics is a branch of economics. एक ये economics की branch है where we study this ordinary business of life. यानी ये जो जिक्र मैंने ऊपर किया है माशियात की डेफिनेशन में, ये जो ordinary business of life है, अगर ये बिजनेस ऑफ लाइफ जो है इन एग्रीगेट हम पढ़ेंगे, यानी बहसियत एक कौम पढ़ेंगे, बहसियत एक मुल्क पढ़ेंगे, बहसियत इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो हम कहते हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है. क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हैं ना, कौम की बातें हैं, मुल्क की बातें हैं, नेशन की बातें हैं, जिसे हम कह सकते हैं इकोनॉमी एज अ होल की बातें हैं. वी लुक एट द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. सो हमने जो रद्द अमल या अमल देखना है यहाँ पर इकोनॉमी की बहसियत मजमूई हमने देखना है. द की वेरिएबल्स वी स्टडी. अब यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ इकोनॉमिक्स में हम वेरिएबल्स की बात करते हैं. वेरिएबल एक यानी कोई भी एंटिटी है जो अपनी वैल्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज करती है. तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जिसको के सारे मैक्रो की स्टडी में हमने बार बार पढ़ना है. तो आज से दिमाग में ये बात फिट करनी चाहिए कि कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को
रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें मैंने ये 6 की लिस्ट बनाई है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में टोटल आउटपुट कितनी है। अब टोटल आउटपुट किस चीज की होती है? टोटल आउटपुट में आपके पास जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की आउटपुट हो सकती है, आपके पास इंडस्ट्री की आउटपुट हो सकती है, माइनरी की हो सकती है, फिशरी की हो सकती है, सर्विसेज सेक्टर के अंदर आपकी सर्विसेज हो सकती हैं। तो ये सारी इकोनॉमी के अंदर जो टोटल आउटपुट है, इनको किसी मार्केट प्राइस पे हम मेजर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं किसी भी इकोनॉमी में टोटल आउटपुट क्या है, ये किसी इकोनॉमी की वर्थ को शो करती है। अगर किसी मुल्क की आउटपुट ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो कंट्री जो है वो ज्यादा बेहतर समझा जाएगा इकोनॉमिकली। नंबर 2 पे आगे हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। नंबर 2 पे एग्रीगेट प्राइस लेवल। Whenever we are talking about price level in macroeconomics, we are not talking about the price of onion, the rice, the flour, etc. So we are talking about the aggregate price level of the economy. We will see कि aggregate price level को हम general price level भी कहते हैं, यानी ओवरऑल मुल्क में इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल की क्या सिचुएशन है, कीमतें ऊपर जा रही हैं या ज्यादा जा रही हैं। इसको भी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आता है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एक दूसरे की जिद है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एंड वाइस वर्सा होगी। तो ये वेरिएबल हम फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। अगर पॉजिटिव सेंस में करें तो एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, अगर नेगेटिव सेंस में करें तो नेगेटिव हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट, यानी कि ऐसे इंटरेस्ट रेट यानी शरह सूदों की बात हम करते हैं। डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो सूद के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको सूद गो के इस्लाम में सूद हराम करार दिया गया है। इसको मैं यहाँ बताती चली। उसके बाद है जी वेज रेट्स हैं। अगर वेज रेट्स का मतलब यह है कि मुल्क के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको कितनी तनख्वाहें मिलती हैं, कितना उनको मुआवजे मिलते हैं, कितना रेमुनरेशन है उन्हें मिलता, यानी उनकी वेज रेट का क्या सिलसिले हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या वो लोगों की इन्फ्लेशन के मुताबिक क्या उनको वेज रेट सही मिल रहे हैं या नहीं, यानी कंपनसेशन हो रही है या नहीं। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी एक बहुत बड़ी एक वेरिएबल है, जिसको कि आपने आए दिन पाकिस्तान में भी सुना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। जब किसी मुल्क के अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो उसकी रिसीट्स, और आपकी इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा हो, तो हम हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो जाहिर है कि वो देते ज्यादा हैं, लेते हम कम है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस की वजह से, यानी इनकी डिमांड और सप्लाई की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। और इसकी डिटेल बहुत ज्यादा हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ चीजें हम देखते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, वेज रेट है, जनरल प्राइस लेवल है, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस लेवल, प्राइसेस ऑफ कैपिटल, प्राइसेस ऑफ लेबर, जनरल प्राइस लेवल, what about the employment of labor, and what about the output produced by labor, and what is the foreign exchange rate earned by the labor of the country, or etc. We can say it. So we can say that हमने इसमें आउटपुट पढ़ना है, एग्रीगेट प्राइस लेवल पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, इंटरेस्ट रेट पढ़ना है, वेज रेट पढ़ना है, फॉरेन, ये सारी इनकी थ्योरीज हम पढ़ते चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट डज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या बताता है? यस, हमें सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिटेल्स पढ़नी है तो देखना है। इट इंक्लूड्स फैक्टर्स दैट डिटरमिन बोथ, यानी कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने ऊपर वेरिएबल्स तो पढ़ लिए हैं, तो ये सब्जेक्ट मैटर ये बताता है कि जो सारे वेरिएबल्स जो मैंने ऊपर पढ़े हैं, आउटपुट, प्राइस लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, वेज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर में शामिल है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स अवामल हैं दैट डिटरमिन
दो चीजों को डिटरमिन करते हैं, द लेवल्स ऑफ दिस वेरिएबल्स, यानी इन सारे वेरिएबल्स का लेवल क्या है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, यानी इनके लेवल को बताता है। नंबर टू पे हाउ द वेरिएबल चेंज ओवर टाइम, ये लेवल जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ये टाइम वेरिएंट है, यानी टाइम के साथ साथ चेंज होता है। लेकिन हमने ये पढ़ना है कि ये ओवर टाइम चेंज कैसे हो रहा है, यानी इनका बिहेवियर क्या है, ये क्या ट्रेंड इनका अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है मसलसल, या अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन हो रही है। सो द मीन्स द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट, हमने क्या करना है कि जब हम ओवर टाइम चीजों को देखते हैं तो एक से दूसरे टाइम में हम फिर उनकी ग्रोथ रेट मेजर करते हैं कि आउटपुट है, इन्फ्लेशन रेट है, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट इन पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड रिसेशन। अगर मुल्क में एक्सपेंड हो रही है इकोनॉमी, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उस वक्त इनका लेवल के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और यानी इनका लेवल कितना बढ़ रहा है। और अगर ये इकोनॉमी बैकवर्ड जा रही है, रिसीड कर रही है, तो फिर इनका लेवल जो है वो कैसे जा रहा है। तो हमने हमने अपनी आंखें बंद नहीं रखनी होती, हमने ये देखना है कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जब भी मुल्क के अंदर रिसेशन या एक्सपेंशन हो रही हो, तो आप इन वेरिएबल्स की डायरेक्शंस को देखें, उनके अंदर चेंज को देखें, इनका रेट ऑफ चेंज को देखें। और इसी तरह हम अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो हम उनकी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। जब हम एक्सचेंज रेट की एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो एक्चुअली ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एट द मार्केट फोर्सेस जो है मेजर हम करते हैं, यानी तलब और रसद से करते हैं। तो पता चला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैनकाइंड की बात करती है, और वो आम रोजमर्रा के मामूलात जिंदगी होते हैं, और ये इंडिविजुअल और सोशल के एक्शन की बात करते हैं, और ये रिलेटेड है एक्शन के मटेरियल जो ज़रूरतें हैं, वेलबींग हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें कैसे इनको हासिल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनको नेशनल लेवल्स पे जो है वो स्टडी करते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ को, और ये वेरिएबल्स आउटपुट, एग्रीगेट प्राइस लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, वेज रेट और एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो, ये हमने नॉर्मली इनके जो है वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर वेरिएबल्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू सच 6 वेरिएबल्स, बट वी से दैट इट, इसका जो सब्जेक्ट मैटर बताता है कि इसका लेवल इन वेरिएबल्स का क्या है, और ये वेरिएबल ओवर टाइम चेंज कैसे होते हैं, इनमें रेट ऑफ क्या है, एक्सपेंशन में ये वेरिएबल्स कहाँ जा रहे हैं, और रिसेशन में कहाँ जा रहे हैं, और आपका एप्रिसिएशन हो रहा है एक्सचेंज रेट या डेप्रिसिएट हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, और इसको आपको समझना आसान। हम आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो नेक्स्ट वेरी हमारी आएगी, हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको हम जरा देखते हैं कि ये हमारे पास स्लाइड हमें अगला नेक्स्ट जो चीजें बताएगी। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट स्लाइड, that is you know that now we come to what is macroeconomics। अब इसी के मतलब मजीद हम डिटेल्स पढ़ते हैं कि इन macroeconomics we focus our study on economic aggregate, economic variables and their interconnection। अब ये वेरिएबल सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये चाहिए कि ये जो नई चीज़ सामने आई है वो है कि इंटरकनेक्टेड ये कैसे, यानी ये कैसे एक दूसरे से मिले जुले हैं। Question arises how these variables are defined। अब हमें इनकी डिफिनेशन थोड़ी पढ़नी चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये वेरिएबल मेजर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आउटपुट को मेजर करते हैं। आउटपुट इज मेजर्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं। किसी मुल्क की जो आउटपुट है वो जीडीपी से मेजर होती है, रिप्रेजेंटिंग द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जो डोमेस्टिक आउटपुट है वो रिप्रेजेंट करती है कि किसी मुल्क में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं। अब चीज़ों में आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैंने पहले भी बताया, आपकी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट आएंगी, माइनरी की, फिशरीज की, और सर्विसेज मतलब एक डॉक्टर की सर्विस है, इंजीनियर की सर्विस है, एक टीचर की सर्विस है, प्रोफेसर की सर्विसेज है। इस तरह
हम कह सकते हैं बार्बर की सर्विसेज हैं, इसी तरह आप कह सकते हैं जी किसी भी जो माहीगीर है उसकी सर्विसेज हैं, और एक लॉयर की सर्विसेज हैं। तो छोटी से लेके बड़ी सर्विसेज सारी इसमें शामिल हो, ईदर ऑन मार्केट प्राइसेस। अब इनको जो हम मेजर करते हैं वो कैसे कहते हैं, दो तरीके से करते हैं, एक तो मार्केट प्राइसेस के ऊपर, और या किसी बेस ईयर पीरियड के ऊपर, स्पेसिफिक पीरियड में। तो अगर तो आगे हम इसको पढ़ेंगे कि अगर ये मार्केट प्राइसेस के ऊपर अगर हम करंट प्राइसेस पे मेजर करें तो हम इसे जो है वो कैसे कह सकते हैं कि ये नॉमिनल जीडीपी है, अगर बेस ईयर के ऊपर करें तो हम इसे रियल जीडीपी कह सकते हैं। सो नाउ वी कम टू द एग्रीगेट प्राइस लेवल। एग्रीगेट प्राइस लेवल कैसे डिफाइन करते हैं, एग्रीगेट प्राइस लेवल होता क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? द एवरेज ऑफ करंट प्राइसेस अक्रॉस एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आपकी तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो डिफरेंट टाइप की, उनकी करंट प्राइसेस को ले लिया जाता है और उनकी फिर एक एवरेज निकाल दी जाती है। मतलब उनकी सारी प्राइसेस को लेने, जितने आइटम है उससे डिवाइड करते हैं, एवरेज प्राइस लेवल आ जाएगा, मेजर्ड बाय इंडिसेस लाइक द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हमने इसे जो उर्फे आम में हम जो करंट लाइफ में सुनते हैं वो है सीपीआई, प्रोड्यूसर पीपीआई, और इसी तरह हम जीडीपी डिफ्लेटर की भी बात करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो हम मैक्रो लेवल पे उसे हम ज्यादा यूज करते हैं। तो प्रोड्यूसर प्राइस लेवल सीपीआई तो मोस्ट कॉमन जो मेजर है जिसे एक आम आदमी को जिसे इंटरेस्ट है, जो बल्कि सारे इकोनॉमी को इंटरेस्ट है, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसे आमतौर पर हम इन्फ्लेशन के लिए मेजर करते हैं। आगे आ जाता है कि इन्फ्लेशन जो है वो क्या करते हैं, उसकी कॉजेस क्या है। इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय डिमांड पुल फैक्टर्स, आपकी जो प्राइस लेवल बढ़ता है, कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल जो होता है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, कंसिस्टेंट प्राइसेस में इजाफा हो रहा हो। और ये इसके डिमांड पुल फैक्टर्स हैं, यानी कि चीज़ों की डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं। एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, यानी चीज़ों की सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो और मार्केट में लोग ज़्यादा खरीदने के लिए चले जाएं, तो जाहिर है कि हम कहते हैं कि ये हमारी जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश फैक्टर्स हैं, वो आपको जैसे कि नाम से भी जाहिर है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो ये बढ़ जाते हैं। तो एंड बिल्ट इन फैक्टर्स वेज प्राइस स्पाइरल, अब इसके अब वेज प्राइस स्पाइरल भी है। वो इस तरह होता है, इसको आप समझने की कोशिश करें कि प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो लेबर कहते हैं जी हमारी भी इनकम बढ़नी चाहिए, उनकी वेज के लिए वो डिमांड करते हैं। तो फिर वो जब उनकी डिमांड पूरी होती है वेज रेट बढ़ जाता है। तो वेज रेट जब बढ़ता है तो एक्चुअली बढ़ी हुई वेज रेट इज द एडिशन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाकर अपने जिम्मे नहीं लेते, बल्कि दे पास ऑन दिस हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन टू द कंज्यूमर्स। वो कैसे करते हैं, वो उसको प्राइस में ऐड कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्राइस में ऐड करके हायर प्राइसेस देते हैं। तो इस तरह फिर वेज के बढ़ने से प्राइसेस मजीद बढ़ जाएंगी, तो मजीद प्राइसेस बढ़ने से मजीद लेबर डिमांड करेगी, डिमांड के प्राइस हमारी वेजेस बढ़े, इस तरह फिर वेजेस और प्राइसेस एक दूसरे को ताक़ुब करती हैं, एक दूसरे का पीछा करती हैं। दिस इज कॉल्ड द वेज प्राइस स्पाइरल, और ये इग्नाइट करता है आपकी इन्फ्लेशन को, बढ़ाता है मजीद, और इसे अनकंट्रोलेबल भी कर सकता है किस लेवल पर। नंबर अब हम आगे चलते हैं, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। आप किसी से पैसा लेते हैं और उस पैसा लेने की जो कीमत अदा करते हैं उसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, टिपिकली एक्सप्रेस एज एन एनुअल परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट। ये लोन अमाउंट की एनुअल परसेंटेज होती है। मसला आप कहते हैं कि अगर 1 लाख रुपया दिया है तो 10% अगर आपने सूद लेना है, तो आप उसे 1 लाख को 10% से 10/100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 10,000 जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट आपके पास आता है। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जब भी आप कर्जा लेंगे तो आपको इसके बदले में पैसा देना पड़ेगा, तो ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल होता है। तो उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है, द वैल्यू ऑफ वन करेंसी फॉर कन्वर्जन टू अनदर। अब आपकी जो एक करेंसी की वैल्यू एज कम्पेयर
अदर करेंसी, ये एक रिलेटिव टर्म है और हर करेंसी के साथ उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। वो कभी जाहिर है कि अगर डॉलर के साथ हमारी कन्वर्जन रेट और होगा, पाउंड स्टर्लिंग के साथ और होगा, इसी तरह के युआन के साथ और होगा, इस तरह दरहम के साथ, दिनार के साथ, इंडियन रुपी के साथ। सो इट इज वेरी वेरी रिलेटिव टर्म एज कंपेयर टू द अदर करेंसी। तो बास के बारे में मुकाबले में आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बास के बारे में आपकी करेंसी जो है वो वीक हो सकती है। जैसे डॉलर के मुकाबले में हमारी करेंसी वीक से वीक तर होती है। सो इम्पैक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड, कैपिटल फोर्स, आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर असरअंदाज होती है। जाहिर है कि अगर आप डॉलर महंगा हो जाएगा तो हमारी ट्रेड यानी हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगी हो जाएंगी और कैपिटल फ्लोज के ऊपर असर पड़ेगा। यानी ये भी आपके जाहिर है जब आपकी इंपोर्ट ज्यादा हो जाएंगे, इंपोर्ट की ज्यादा नहीं होगी बल्कि इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो आपको ज्यादा पड़ेगी और आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो है वो कैपिटल फ्लोज कम होंगे, मुल्क इनफ्लोज कम होंगे, आउटफ्लोज ज्यादा होंगे, तो जिससे फर्दर आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो सकती है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आपका जो फर्क है एक्सपोर्ट की रिसीट और इंपोर्ट की बिल का, वो आपका कितना होना चाहिए। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स आपकी इंपोर्ट से अपने बिल से ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट की रिसीट, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में होगा। अगर आपकी एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट्स का बिल ज्यादा होगा तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है डेफिसिट होगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है। दिस इज वेरी रेयर। हम यहाँ पर एक बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की भी। एम्प्लॉयमेंट किसकी तरफ रेफर करता है? इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कितने लोग काम कर रहे हैं, वाइल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दोज हु आर जॉबलेस। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कितने लोग हैं जो कि नौकरी से बाहर हैं, बेरोजगार हैं, बट एक्टिवली सीकिंग वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि वो बंदे काम ढूंढ रहे हों लेकिन उन्हें कोई नौकरी ना मिल रही हो, तो जॉब करने के अहल भी हूँ तो उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। किसी भी मुल्क के लोग जब तक खुशहाल नहीं होंगे तो इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। लोग उस वक्त खुशहाल होंगे जब उनके पास रोजगार होगा। तो हम जब रोजगार होगा तो जाहिर है उन्हें हेल्थ भी अच्छी होगी, उनकी एजुकेशन होगी, उनके पास सेविंग्स होगी और वो खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। तो किसी भी मुल्क का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। हाउ टू मेजर? अब सवाल यह है द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज जॉबलेस। हमने हमने अब अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं कि लेबर फोर्स क्या है। लेबर फोर्स एक्चुअली द टोटल आर्मी होती है एक किसी कंट्री की। आर्मी का मतलब फौज वो नहीं है बल्कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल जिसमें के जॉब करने वाले भी शामिल हैं और जिन जो बेरोजगार हैं वो भी शामिल हैं। यानी जॉब करने के अहल लोग सारे शामिल होते हैं। इधर दे आर इन जॉब और दे आर फाइंडिंग नो जॉब। इन दोनों को जब जमा करें तो हमारे पास टोटल लेबर फोर्स बनती है। तो टोटल लेबर फोर्स हम इसे डिनोमिनेटर में रखते हैं और ऊपर हम रखते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल लेबर फोर्स दैट इज जॉबलेस। हमें अनएम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाता है। अगर हम न्यूमरेटर में अगर हम रख दें जॉबलेस की बजाय हम एम्प्लॉयड पीपल रख लें तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट रेट आ जाता है। ट्रेंड्स इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक साइकिल्स एंड इफेक्टिवनेस पॉलिसीज। कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ट्रेंड्स ये बताते हैं कि आपकी इकोनॉमिक साइकिल्स किधर जा रहे हैं और आपकी पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है। वो कौन सी पॉलिसीज हैं जो इफेक्टिव होनी चाहिए? वो आपकी फिस्कल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की जो है वो एक्सपेंडिचर और इनकम की पॉलिसी है, रेवेन्यू की पॉलिसी है। और दूसरा आपकी बड़ी पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो किसी भी मुल्क का मरकजी बैंक बनाता है। और फिर आपकी ट्रेड पॉलिसी भी हो सकती है जो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड के, इसके अलावा छोटी मोटी और पॉलिसीज भी हम कह सकते हैं।
اب اس کے بعد لاسٹ آتا ہے پالیسی اورینٹیشن. اب یہ سارے ویریبلز انکنٹرول تو نہیں چھوڑے جا سکتے. وہ کون سی پاور ہے جو ان ویریبلز کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جا سکتی ہے؟ وہ ہماری جو پالیسی اورینٹیشن ہے کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اٹ ایگزامنس ہاؤ گورنمنٹ پالیسیز لائک فسکل پالیسی جو میں پہلے بتا چکی ہوں، گورنمنٹ اسپینڈنگ اینڈ ٹیکسیشن کی پالیسی اینڈ مانیٹری پالیسی، کنٹرول آف منی سپلائی اینڈ انٹرسٹ ریٹ کین انفلوئنس دیز ویریبلز ٹو اسٹیبلائز اور اسٹیمولیٹ دا اکانومی. کہ کیسے یہ ویریبل اکانومی کو اسٹیبلائز کریں گے اور اسٹیمولیٹ کریں گے. تو یہ سارے جو ویریبلز ہیں ان کی جو واچ ڈاگ ہے، ان کی جو نگرانی کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی پالیسی میکرز کر رہے ہیں کہ اکانومی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اگر یہ انڈیکیٹر صحیح نہیں جا رہے تو پالیسی ریوائز ہونی چاہیے. اگر یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جانی چاہیے تو جس کی وجہ سے پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں وہ انڈیکیٹرز ہمیں اور اچھے کرنے چاہیے. تو دنیا کی جتنی بھی قومیں ترقی کر گئی ہیں وہ ساری کی ساری پالیسی امپلیمنٹیشن کے اوپر یہ کام کرتی رہی ہیں. اگر ان کی پالیسیز ویک ہوتی تو آج وہ کبھی بھی سپر پاورز نہ بنتی. وی کین ٹیک ایگزامپل آف چائنا. انہوں نے اپنی اکنامک پالیسیز کو اتنا بہترین بنایا کہ آج یہ ترقی یافتہ ملکوں کے صفحے میں شامل ہو گیا. پاکستان سے بعد یہ آزاد ہوا تھا، پاکستان 1947 میں اور یہ 1948 میں. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ساتھ کمپیٹ ہم ان کے ساتھ نہیں کر رہے. تو ہمیں تھوڑا ان کی پالیسیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس روٹ کے ذریعے انہوں نے ترقی کی ہے. تو ہمیں ان روٹس کو بہت کیئرفلی دیکھ کر اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لے کر اس کے مطابق پالیسی بنانی چاہیے. اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ میکرو اکنامک پالیسی اورینٹڈ ہے اگر تو یہ انویسٹیگیٹ کیا کرتی ہے. اٹ انویسٹیگیٹس ٹو وٹ ڈگری کین گورنمنٹ پالیسیز افیکٹ آؤٹ پٹ اینڈ امپلائمنٹ. یہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ یہ جو دو ویریبلس ہیں امپلائمنٹ اور آؤٹ پٹ، ان کو کس حد تک گورنمنٹ پالیسیز افیکٹ کر سکتے. گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اعلان کر دیا جی ہم نے جی ڈی پی گروتھ کا یہ ٹارگیٹ رکھا ہے، ہم نے امپلائمنٹ کا یہ ٹارگیٹ رکھا ہے اور اتنے لوگوں کو روزگار دیں گے، اتنے گھر بنائیں گے. یہ جو ساری پالیسیز ہیں. نمبر 2 پہ what degree is inflation the result of unfortunate government policies. to what degree is inflation یہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے انفلیشن کے اوپر کتنا اثر ہوا ہے. تو گورنمنٹ کس حد تک ذمہ دار ہے اپنی پالیسیز میں کہ جنہوں نے انفلیشن ریٹ کو بڑھانے کی وجہ بنے ہیں. نمبر 3 ہے what government policies are optimal in the sense of achieving the most desirable behavior of aggregate variables. کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کس حد تک آپٹیمل ہیں یعنی کتنی یہ مؤثر ثابت ہوئی ہیں. Achieving the most desirable behavior of economic variables aggregates such as the level of unemployment and inflation rate. ان کو گورنمنٹ کی پالیسیز کہاں تک آپٹیملی یوز کی گئی ہیں تاکہ یہ دو اکانومی کی بیماریاں ہیں جسے انفلیشن اور انمپلائمنٹ کہتے ہیں. یہ بہت بڑی بیماریاں، اگر یہ بیماریاں ٹھیک ہو جائیں تو اکانومی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہی وجہ نا، جیسے ہم کہتے ہیں جی بلڈ پریشر اور شوگر ٹھیک ہے تو ایک بندہ ٹھیک ہے، اسی طرح یہی بیماریاں بھی جو اکانومی کی ہیلتھ کو ٹھیک کر سکتی ہیں. شوڈ گورنمنٹ پالیسی اٹیمپٹ ٹو اچیو اے ٹارگیٹ لیول فار ایکسچینج ریٹس. کہ گورنمنٹ کو ایکسچینج ریٹ کے جو ڈیزائرڈ ٹارگیٹس ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں وہ کس حد تک حاصل کرتے ہیں. تو اکنامک پالیسی جو ہے وہ آپ کی یہ سارے ویریبلز ہیں، آؤٹ پٹ ہے، امپلائمنٹ، انفلیشن، ان امپلائمنٹ، ایکسچینج ریٹ، آپ کی یہ سارے ویریبلز جو ہیں وہ گورنمنٹ ان کو لک آفٹر کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہماری پالیسیز کس حد تک ہماری پالیسیز نے ان ویریبلز کو افیکٹ کیا ہے. اگر کیا ہے تو پھر اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے تو اس کی روشنی میں پھر اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے. آگے ہم چلتے ہیں میکرو پالیسی کی اورینٹڈ میں ہم ایگزامپل لیتے ہیں. For example, we might ask to what degree government policies were to blame for the massive unemployment during the Great Depression of 1930s. اب دنیا میں بڑے بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ اکنامک ورلڈ ہیلتھ
वर्ल्ड इकोनॉमिक हेल्थ को बताते हैं। 1930 में एक बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो अगर हमने उसका जायजा देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस हद तक हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं कि जो जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के बाद, बहुत बड़ा 25-30% से ऊपर भी अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट कंट्रीज में हुआ था। तो वो क्यों हुआ था, उसमें गवर्नमेंट कितनी कसूरवार थी, ताकि गवर्नमेंट उसका इत्तलाक जो है वो अपनी पॉलिसीज का जब करे तो अपनी गलतियों को मानते हुए करें। जब तक आप गलती नहीं मानते आप उसकी गलती का अजाला नहीं कर सकते। और द हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन 1970s। अब एक वाकया था 1970s में, दो बीमारियां इकट्ठी जाहिर हुई थी, और उसे उसमें जो है वो 1970s की जो स्टोरी है वो हमें बताती है कि कैसे वो कौन से फैक्टर्स थे कि जिसमें 1970s में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों इकट्ठे बढ़े, और क्यों बढ़े उनका जायजा लेना चाहिए, और गवर्नमेंट उस पॉलिसी को उनकी रोशनी में भी अपनी पॉलिसीज बना सकती हैं कि तब ये हुआ है तो अब क्या हो सकता है। What role did Reaganomics play in the sharp decline in inflation and rise in unemployment इन द अर्ली 1980s? अब ने 1930 की दहाई का देखा, 70 की दहाई का देखा, 80 की दहाई में एक वाकया पेश आया। अमेरिका जो इकोनॉमिक सुपर पावर है इस वक्त भी है, 1980s में भी था। तो हमने ये देखना है कि रिगोनॉमिक्स प्ले किया है। रिगोनॉमिक्स क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ कि प्ले शार्प डिक्लाइन के रीगन जो है वो उसने कितना पार्ट प्ले किया था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में बहुत इन्फ्लेशन और राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ था और इन्फ्लेशन में डिक्लाइन हुआ था इन द अर्ली 1980s। अब जहाँ तक रिगोनॉमिक्स का तल्लक है, रिगोनॉमिक्स रेफर करता है उन इकोनॉमिक पॉलिसीज को। इसको जरा गौर से सुने, इसके लिखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि जो इंट्रोड्यूस किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने इन द 1980s इन अमेरिका। These policies were based on different जो चीज़ें हैं, एलिमेंट है। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने फोकस किया था टैक्सेस को डिक्रीज करने पर, और रेगुलेशंस गवर्नमेंट के जो कवायद हैं उनको कम करने पर, यानी लोगों को रिड्यूस्ड रेगुलेशंस पे फोकस किया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, सपोर्ट फॉर स्पेसिफिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर उन्होंने सपोर्ट किया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स लिए जाएं। अच्छा, जब इकोनॉमिक्स ने बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं तो इसके अंदर जो है वो इकोनॉमिस्ट में इसकी इट इज डिबेटेबल अमंग द इकोनॉमिस्ट के रीगन ने ठीक किया था या नहीं किया था। इसको आप डिटेल में जाके पढ़ भी सकते हैं। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि ये इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ लेड पॉलिसीज थी, यानी इसे इन्फ्लेशन कम हुआ है तो बेशक जॉब क्रिएटिंग कम हुई है, इतनी नहीं बढ़ी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह से जो है वो वेल्थ के गैप बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी अमीर अमीर तरह हो गया, गरीब गरीब तरह हो गया, और इनका जो नेशनल डेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था इन पॉलिसी की वजह से, कर्ज मकरूज हो गया अमेरिका। और फिर ये कि सोशल प्रोग्रेस के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ा है। लिहाजा इसकी जो कामयाबी के बारे में राय जो है वो एक शख्सी राय है। कुछ कोई कुछ देता है तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं कि ये है क्या। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट था 1980s में। तो हमें देखना है कि ये जो फैक्टर्स जो भी हुए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट में राइज हुआ है, तो इसके क्या फैक्टर्स हैं। To what degree or extent have government policy been responsible for the sharp decline in the average inflation rate in the United States and other industrialized countries that occurred over the past 2 decades? ये जब किताब लिखी गई है कि इनकी क्या वजूहात हैं, कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है कि इन्फ्लेशन रेट में कम हुआ डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। 1990s के अंदर फिर बाद में कम हुआ था इन्फ्लेशन रेट, जिसे लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से कम हुआ। फिर उसके बाद हाउ इफेक्टिव for the stimulus programs enacted in the wake of the financial crisis और 2007 and 2009 तक भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था।
कि इफेक्टिव द स्टिमुलस प्रोग्राम, फिर उसके बाद ऐसे स्टिमुलस प्रोग्राम, यानी ऐसे शानदार प्रोग्राम लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज ने जारी किए कि जिसकी वजह से वो अपने आप को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाल सके। 1930s, 1970s, 1980s, 2007 एंड 9, एंड अगेन यू कैन से दैट कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 जिसका नाम है, ये तो 19 ऑनवर्ड 20, 21, 22 तक कोरोना के असरात बहुत रहे। इसका भी बहुत ज्यादा हमने देखना पड़ेगा कि वो फैक्टर क्या थे कि जिसकी वजह से लोग कोरोना से के इफेक्ट से बहुत जल्दी बाहर निकल आए, और बहुत सी कंट्रीज अभी तक उसमें फंसे हुए। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट डिसएग्री ऑन पॉलिसी क्वेश्चंस। इकोनॉमिस्ट की कभी भी राय एक नहीं हो सकती। जैसे एक डॉक्टर है, तो जब एक शख्स बीमार जाता है किसी डॉक्टर के पास, तो कोई डॉक्टर से कोई नुस्खा लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। तो हमें ये देखना है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो पॉलिसी पर कभी भी एग्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाई। इन पार्ट दैट controversy over policy questions stem from differing views of factors, कि इसकी जो पॉलिसी के ऊपर जो क्वेश्चंस है स्टेम फ्रॉम डिफरिंग व्यूज ऑफ फैक्टर्स, कि वो फैक्टर्स को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। कि वो कहते हैं कि ये फैक्टर, कोई कहता है ये फैक्टर से डिटरमिन द की वेरिएबल्स मेंशन प्रीवियसली। हमने जो की वेरिएबल्स लिखे हैं, जो मैंने पहले सफे पर लिखा था, कि उन वेरिएबल्स के ऊपर जो फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं, उसके उन फैक्टर्स को कुछ इकोनॉमिस्ट किसी और तरीके से देखते हैं, कुछ और तरीके से देखते हैं। तो इसलिए उन फैक्टर्स के ऊपर जो अमल कर रहे हैं दूसरे फैक्टर्स, उनके ऊपर उनको देखने के जाविये डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट हैं। तो इसलिए हर इकोनॉमिस्ट जो पॉलिसी देगा मे बी डिफरेंट। दिस इज द पर्सनल वैल्यू जजमेंट। तो क्वेश्चन ऑफ थ्योरी एंड पॉलिसीज आर इंटर रिलेटेड। अब थ्योरी और पॉलिसी में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अवर एनालिसिस एग्जामिन्स डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज। हमारा एनालिसिस जब हम करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, तो हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज कौन कौन सी हैं, द पॉलिसी कंक्लूजन्स दैट फॉलो दोज फ्रॉम दोज थ्योरीज। वो उन थ्योरीज की बेस पे हम पॉलिसी को सजेस्ट भी करते हैं। So it would be more satisfying to present the macroeconomic theory and policy prescription. ये बड़ा अच्छा है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी और पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन इकट्ठे दें। एक बंदा जो है, एक नॉलेज भी है उसे इकोनॉमी का, और वो पॉलिसी भी दे रहा है, तो दैट इज बेटर एज कम्पेयर टू अगर हमारे गवर्नमेंट के अंदर ऐसे मिनिस्टर हैं जिनको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, तो पॉलिसी को वो इतना बेटर समझ नहीं सकते। So again, satisfying, but such a presentation would be misleading because of fundamental differences among school of macroeconomics. लेकिन अगर आप theories की बात करें, तो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्कूल ऑफ थॉट ही डिफरेंट है। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो देते हैं। तो ये भी बड़ा मिसलीडिंग है, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। So there is host of varieties in theory. In comparing different theories, however, we see substantial areas of agreement as well as disagreement. हाँ, मुख्तलिफ theories के अंदर एक जो कुछ सब्सटेंशियल एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट भी हैं, कुछ उसके ऊपर मुत्तफिक हैं, और कहीं पे वो इत्तेफाक नहीं भी करते। सो कंट्रोवर्सी डज नॉट मीन केओस। कंट्रोवर्सी का मतलब केओस नहीं है कि ये हम बहुत ही ज़्यादा इंतशार का शिकार हो गए हैं। कंट्रोवर्सी जो है वो एक अच्छी चीज़ है, जो कि आपको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रोशनी डाल देती है। अगर इत्तफाक राय हो जाए तो फिर तो कोई नई चीज़ सामने नहीं आएगी। जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तो फिर आपके पास एक नई थ्योरी भी जनरेट हो सकती है। सो दिस इज व्हाई आई से कि आपके हमारे रसूल पाक ने फरमाया है कि हमारी उम्मत में जो इख्तलाफ है वो बाइस रहमत है, क्योंकि इसकी वजह से आप इख्तलाफ का मतलब लड़ाई नहीं है, ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो आपको डायमेंशंस को क्लियर करता है। Our approach is to isolate key issues that divide macroeconomics. हमारा जो हमारी अप्रोच है कि हम आइसोलेट करें इम्पोर्टेंट इश्यूज को, इकोनॉमी के मसाइल को, दैट डिवाइड मैक्रो इकोनॉमिस्ट, जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट को डिवाइड करते हैं, इन इशू को अलग रखें, एंड टू एक्सप्लेन द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर ईच पोजीशन। तो हर एक की थ्योरेटिकल पोजीशन आप उसकी बेसिस को आप एक्सप्लेन। We analyze macroeconomics orthodoxy.
we imply orthodoxy को हम देखते हैं कि as it existed when the 1970s began, what is termed Keynesian? हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में केन्जियन इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे जो कि एग्जिस्ट किया था 1970। तो ऑर्थोडॉक्सी होती क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्थोडॉक्सी के बारे में आप पढ़ लेंगे या लिख भी देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्थोडॉक्सी है इसका मतलब है कि adherence to traditional or already established beliefs, कि आप जो ऑलरेडी मौजूद ट्रेडिशंस और रवायात हों और आपकी जो ऑलरेडी जो सिलसिले चल रहे हैं सोचों के, बिलीफ्स के, उनको आप अडेयर करें, यानी उनको आप उनके साथ आप अटैच रहें। या हम कह सकते हैं particularly regard particularly this orthodoxy is related to region of religions. It can also refer to you may say conformity to established rules or practices, कि आप conformity चाहें कि established rules और practices को जब आप follow करते हैं तो उसे हम orthodoxy कहते हैं। सो केन्स की जो ऑर्थोडॉक्सी है जिसे अभी तक लोग मान रहे हैं, दे आर अडेयर, दे आर फेवरिंग द ट्रेडिशन ऑफ केन्स, तो केन्सियंस मैक्रो इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं, जो बिलीफ है 1970s। So the roots of Keynesian theory as an attack on earlier orthodoxy, अच्छा, classical economics are explained। हमने ये देखा है कि केन्स की इकोनॉमिक्स है अपसाइड डाउन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। हम ये कहते हैं कि केन्स ने जो क्लासिकल ऑर्थोडॉक्सी थी उसके ऊपर अटैक कैसे किया और उसकी जगह पर अपनी थ्योरीज को कैसे प्रमोट किया। ठीक है, वी देन एग्जामिन द चैलेंजेस टू केन्सियंस पोजीशन। हम फिर देखते हैं कि केन्सियंस की जो पोजीशन थी उसको किन challenges का सामना करना पड़ा था। theories that have come to be called monetarism and the new economics आई थी हमारे पास। न्यू केन्सियंस भी आ सकते हैं, मोनेटरिज्म, न्यू केन्सियंस, न्यू क्लासिकल्स इसके बाद आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने नए चैलेंजेस को भी स्टडी करना है। New classical economics है, so finally we consider two recent theories. One strongly rooted in classical tradition is a real business cycle theory. एक नई theory जब आई है तो उसे हम real business cycle theory कहते हैं। The other the new Keynesian theory है, as its name suggests in the Keynesian tradition। जो नई theory Keynesian के पुराने असूलों के ऊपर नई theories को expand किया गया तो उसे हम Keynesian economic, हम new Keynesian कहते हैं। How each theory explains the events from the 1970s to the present। हम देखते हैं कि 1970 की दहाई से लेके आज तक ये इवेंट्स जो है वो इन थ्योरीज, ये थ्योरी इन इवेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करती है, एज वेल एज द policies each group of economists proposed to provide for better future economic performance is a central concern of analysis। हमने ये देखना है कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो है वो हमारा सेंट्रल कंसर्न क्या है। तो आज इन थ्योरीज को प्रैक्टिकली अपने हालात पर हम मुंतबिक करने के लिए, कंसाइड करने के लिए थ्योरीज का हवाला देते हैं कि ये थ्योरीज ने तब ये कहा। यहाँ एक बात याद रखें स्टूडेंट्स के, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स ये हमारा हमारा जो सोशल साइंस है ये वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। ये कोई गॉड रेवलेशन नहीं है कि हमने एक दफ़ा हो गया तो हो गया। जैसे हम फिजिक्स का असूल है या केमिस्ट्री का असूल है, हम कहते हैं गेंद ऊपर फेंके फिजिक्स में नीचे आती ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इकोनॉमिक्स इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग, स्पेशली कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। एज फार एज इस्लामिक इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड, इसके प्रिंसिपल्स इस्लाम के अल्लाह ताला ने दिए हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्टडिंग द you may say that we are studying capitalism। so capitalism में जो है वो आए दिन थ्योरीज चेंज होती हैं, जैसे हालात चेंज होते हैं थ्योरी वैसे ही हम चेंज करते रहते हैं। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि ये थ्योरीज जो है ग्रेट डिप्रेशन, macroeconomic emerged as a distinct field during the Great Depression, addressing large-scale economic problems that required broad policy responses। फिर उसके बाद केन्स contribution, जॉन मेनर्ड केन्स, the general theory of employment, interest and money, provided a framework for understanding the aggregate economic behavior and the role of government intervention। Then उसके बाद post World War II development, the expansion of Keynesian economics in the post World War II era, followed by challenges from more monetarism, new classical economics, and supply side economics, which brought diverse prospects
perspectives on macroeconomic policies and theory. So post-World War II US economic performance. So our task here to sketch the broad outline of US macroeconomic performance over the post-World War II period and to suggest some policy question addressed in our analysis. So this is for this term. I think this is enough for this, and now we will have our other lecture in the second phase. That is goodbye for now, and we just leave the meeting, and Allah Hafiz.